हेलो एवरीवन। मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी टेट के ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 11 वीडियोज को चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज ये 12वां लेक्चर है, जिसमें कि ईवीएस का जो क्लास थर्ड का बुक है वो चेंज हो गया है, तो उस नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ये पीडीएफ तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए थे क्लास थर्ड के बुक में, तो उसको पूरा यहाँ पे नोट्स बनाया गया है। तो अगर आप लोग ये पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका यहाँ से ये जो क्लास थर्ड का बुक है इसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जिसमें इसमें दिया था कि जो मिट्टी जो होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है। जो धरातल पे मिट्टी दिख रही होती है तो ये मिट्टी जो होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है। और इन मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो यह उन चट्टानों से बनी होती है जो कि धीरे धीरे टूटती रहती हैं। जैसे कि जो चट्टानें होती हैं तो ये अपरदन क्रिया से ये ऐसे टूटती रहती हैं। तो उन्हीं टूटने की क्रिया के द्वारा ही जब ये चट्टानें धीरे धीरे घिस करके टूटती रहती हैं तो उन्हीं के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि इनमें सूखी पत्तियां, जड़ें, तने, मृत जानवर आदि भी होते हैं। जैसे कि जो मिट्टियाँ होती हैं तो इसमें जो सूखी पत्तियां होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, तो पत्तियां जो गिर जाती हैं तो वे भी उसमें सूख करके सड़ गल करके वो भी मिट्टी का ही स्वरूप धारण कर लेती हैं। और जो जड़ें होती हैं, तने होती हैं, मृत जानवर, ये जितने भी मतलब कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है तो ये सब सड़ गल करके मिट्टी ही बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इनमें जो मिट्टी होती है इनमें सूखी पत्तियां, जड़ें, तने, मृत जानवर आदि भी होते हैं, जिसको कि जैसे कि जीवाश्म भी कहा जाता है कि जो मिट्टी होते हैं इसमें जीवाश्मों की मात्रा भी होती है। अगला पॉइंट है कि ऊँट और बकरियां पौधों के पत्ते खाते हैं। तो जो ऊँट और बकरियां होते हैं ये पौधों के कौन से भाग को खाते हैं, तो ये पौधों के पत्ते को खाते हैं। अगला पॉइंट है कि सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। जो सनबर्ड और तितलियां होती हैं ये क्या पौधों का किस भाग को यूज करती हैं, तो ये फूलों का रस चूसती हैं। और फिर अगला पॉइंट है कि चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। जो चमगादड़ और तेंदुए होते हैं तो ये इनका आवास कहाँ होता है, तो इनका आवास पेड़ों की शाखाओं पर होता है। ये पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चमगादड़ है, यहाँ पे चमगादड़ का फिगर दिया हुआ है और आगे फिर यहाँ पे यहाँ पे तेंदुए का फिगर दिया हुआ है। तो ये दोनों ही पेड़ों पर अपना आवास बनाते हैं। और अगला पॉइंट है कि जो इल्ली होती है, इल्ली भोजन के लिए पौधों की पत्तियां चबाती है। ये जो कीड़ा आपको दिख रहा है ये इसको इल्ली कहा जाता है। तो ये अपने भोजन के लिए पौधों की पत्तियां चबाती है। अगला पॉइंट फिर गिलहरियों के बारे में दिया है कि जो मतलब कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको कि बोया नहीं जाता है, जिसको कि कोई व्यक्ति लगाता नहीं है, फिर भी वे कहीं न कहीं उग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि हज़ारों पेड़ ऐसे होते हैं जो अनजाने में गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल गिलहरियाँ अपने भोजन के लिए बीज, मेवे आदि ज़मीन में दबा कर रखती हैं। बाद में वे भूल जाती हैं कि उन्होंने इन्हें छिपा करके कहाँ रखा था। इस तरह बहुत से पशु-पक्षी और पेड़-पौधों विभिन्न तरीकों से प्रकृति में सामंजस्य बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कुछ पेड़-पौधे जो होते हैं ये अपने से उग जाते हैं, जिसको कि किसी के द्वारा लगाया नहीं गया होता है। तो ये किस तरह से उगते हैं, जैसे कि जो गिलहरियाँ होती हैं तो ये अपने लिए बीज और मेवे आदि सब ज़मीन में जमा करके रखती हैं, दबा करके रखती हैं और बाद में ये भूल जाती हैं कि इन्होंने कहाँ उसको छिपाया है। तो फिर बाद में वो जो बीज होते हैं ये वृक्ष का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से भी वृक्षों का जो होता है विकास होता है।
अगला पॉइंट है कि वालपराई नामक स्थान तमिलनाडु में है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो वालपराई नामक स्थान है तो ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। और फिर अगला पॉइंट है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में ग्रे वागटेल नामक पक्षी आते हैं। जो तमिलनाडु का वालपराई स्थान है, यहाँ पे सर्दियों के मौसम में ग्रे वागटेल नामक पक्षी आते हैं, जिसे कि स्थानीय भाषा में वागटेल कुरुवी कहा जाता है। जो यहाँ पे पक्षी आते हैं तमिलनाडु के वालपराई में, तो ये कौन से पक्षी आते हैं, तो ये ग्रे वागटेल नामक पक्षी आते हैं, जिनको कि वहाँ की स्थानीय भाषा में वागटेल कुरुवी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि शीत ऋतु में ग्रे वागटेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म क्षेत्रों में आते हैं और कुछ महीने रुकते हैं। जो ग्रे वागटेल पक्षी होते हैं तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे कि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र तो वैसे भी ठंडा होता है और सर्दी के मौसम में वहाँ पे और भी ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन जो तमिलनाडु है, यह समुद्र के किनारे होने की वजह से इसका जो तापमान है ये बहुत कम नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो ग्रे वागटेल नामक पक्षी होते हैं तो वे पर्वतीय इलाकों को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ने लगती है, तो ये गर्मी की तलाश में जो तटीय इलाके होते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु एक समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है, तो वहाँ पे जो तापमान है वो बहुत अधिक ठंडा नहीं होता है। तो इसलिए जो ग्रे वागटेल पक्षी होते हैं यह तमिलनाडु के वालपराई नामक स्थान पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि 56 भोग के बारे में दिया गया था कि 56 भोग में कितने रसों का मिश्रण होता है, तो 56 भोग में 6 रसों का मिश्रण होता है। यह कौन-कौन से जो स्वाद होते हैं, तो इसमें मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो 56 भोग में किन-किन रसों का मिश्रण होता है, तो मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। इनको आप लोग थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जिन वस्तुओं के आर-पार देखा जा सके वे पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु हो जिसके कि आर-पार अगर आप लोग देख सकते हैं तो उसको पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। और फिर जिन वस्तुओं के आर-पार दिखाई नहीं देता है तो उनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया तो इनके आर-पार नहीं देखा जा सकता है, तो इनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और पारदर्शी वस्तुएं जैसे कि शीशा हो गया, तो ऐसी चीज़ें जिसके कि आर-पार दिखाई देती हैं उनको पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। और फिर अगला पॉइंट है कि जिन वस्तुओं के आर-पार साफ दिखाई नहीं देता है वे पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आर-पार एकदम अच्छे से दिखाई ना दे बल्कि कुछ धुंधला सा दिखाई दे, तो उसको पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। यह कौन-कौन सी अवस्थाएं हैं, तो यह है ठोस, द्रव और गैस। अगला पॉइंट है कि पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ है जो कि धरती के नीचे बहुत ही गहराई में मिलता है। जो पेट्रोलियम है ये एक तरल पदार्थ है जो कि धरती के बहुत ही गहराई में मिलता है। जैसे कि पेट्रोलियम के कौन-कौन से उत्पाद हैं, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि पेट्रोल से ही बनते हैं। जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन होते हैं तो ये पेट्रोलियम के ही उत्पाद होते हैं। अगला पॉइंट है कि पेट्रोलियम आधारित पदार्थ बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करते हैं। जो पेट्रोलियम आधारित पदार्थ होते हैं ये कौन सा कचरा पैदा करते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा इस डेट को कि 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि सिल्लुक गांव अरुणाचल प्रदेश में है और यह वहाँ का सबसे स्वच्छ गांव है। जो सिल्लुक गांव है ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे स्वच्छ गांव है। और भारत का जो पहला कचरा मुक्त गांव है तो वो कौन है, तो भारत का पहला कचरा मुक्त गांव नरेना है। नरेना नामक जो गांव है ये भारत का पहला कचरा मुक्त गांव है। इस क्लास में बस इतना ही था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।